हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर, नेशनल इनकम। उत्पाद, हम नेशनल इनकम की बात करें हम लोग, एक बात याद रखना है कि इस टॉपिक से आईएएस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। यदि इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया गया तो एक प्रश्न आप कंफर्म मानिए आपका सही हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान देना है। नेशनल इनकम की बात करेंगे। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात करें हम लोग। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ध्यान दो, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य ध्यान दो इस बात को, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य ही नेशनल इनकम कहलाता है। एक प्रश्न उठा कि जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो दो बातें देखो आप। अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य, जो फाइनल प्रोडक्ट है, हम उसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तु की गणना नहीं की जाती है। इसका मतलब है मध्यवर्ती वस्तु की गणना नहीं की जाती है। जैसे एक प्रश्न उठा, आखिर मध्यवर्ती इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्या और इसकी गणना क्यों नहीं की जाती है? ध्यान सुने इस बात को। पहली चीज तो यह है, मान लिया जाए एक किसान है, किसान ने क्या किया कि 50 केजी आलू की खेती किया और उसने 25 केजी स्वयं उपभोग के लिए रख लिया। तो स्वयं उपभोग के लिए वह किसान जो 25 केजी आलू रख लिया, वो फाइनल प्रोडक्ट है और वह नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन इसने क्या किया, 25 केजी आलू बेच दिया। मान लेता हूं दुकानदार को, होटल को बेच दिया। तो ये जो 25 केजी है, होटल को जो बेचा उसने, तो ये मध्यवर्ती वस्तु आ गई। अब ये 25 केजी की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अब होटल वाला क्या करेगा, इस 25 केजी आलू से वो सब्जी बनाएगा और सब्जी फाइनल प्रोडक्ट है और ये हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये मध्यवर्ती वस्तु है। अब इसकी गणना क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी ये इंक्लूड है, ये शामिल है। यदि इसकी भी गणना करें, इसको भी हम नेशनल इनकम में जोड़ें, तो एक ही वस्तु की 2 बार गणना हो जाएगी। तो 2 बार गणना से बचने के लिए इस मध्यवर्ती वस्तु को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है।
तो सब्जी की जो कीमत है वह नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। मान लिया जाए इस सब्जी से होटल वाला समोसा बना लिया, समोसा, तो समोसे की कीमत नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और सब्जी की कीमत नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु हो गई। मान लिया जाए समोसा से ब्रेड रोल बना लिया गया, ब्रेड रोल, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ब्रेड रोल है, समोसा नहीं है। आप ध्यान देना, तो ब्रेड रोल की कीमत जुड़ेगी नेशनल इनकम में। इसका अर्थ यह है कि मध्यवर्ती वस्तु की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य जोड़ा जाता है। मध्यवर्ती वस्तु की गणना राष्ट्रीय आय में की नहीं जाती। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए हम बिजली के उपभोग की बात करें, हम आप क्या करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, यह बिजली का उपभोग करता है। तो फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है जब उसका उपभोग किया जाए। तो एक सामान्य व्यक्ति यदि बिजली की कीमत चुकाता है तो वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। पर एक होटल वाला क्या करता है, होटल वाला बिजली से कमरा ठंडा करेगा, एसी चलाएगा और एसी के कारण कमरे का रेंट बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, तो वो किराया नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अब ये मध्यवर्ती वस्तु हो गया। मान लिया जाए कि मैं बिजली खरीदता हूं स्वयं के उपभोग के लिए, तब तो ये नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। लेकिन मैं बिजली खरीद करके एक मशीन चलाता हूं और मशीन से किसी वस्तु का निर्माण करके कोई वस्तु में बेचता हूं, तो बिजली मध्यवर्ती वस्तु हो गई। क्यों? क्योंकि मशीन से यदि किसी वस्तु का निर्माण होगा तो उसकी लागत में बिजली की लागत भी जुड़ी है। तो दो बार दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। पहली चीज कि मध्यवर्ती वस्तु की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाएगी क्योंकि अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य, फाइनल प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, मध्यवर्ती वस्तु को इंक्लूड नहीं किया जाता। मान लिया जाए दूसरी चीज, किसी वस्तु की गणना दो बार नहीं की जाती है, एक ही बार की जाती है। प्रश्न ये है उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित, अब ध्यान देना, उस वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य जुड़ा जाता है। मान लिया जाए 2019-2020 में राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो 2019-20 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च के बीच, इसको इस तरह देखो, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 मार्च 2020 की बात करें, इस बीच जो उत्पादन होगा उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। पर यदि 2018 में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मारुति कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, 2000 कार का निर्माण किया, इसमें से 1500 कार 2019 में बिक गई, 500 कार दिसंबर
2019 में 500 कार की बिक्री हुई, तो भी उसे इस वित्तीय वर्ष में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? कि जिस वित्तीय वर्ष में उसका उत्पादन हो रहा है, भले वो बिके कभी भी, 5 वर्ष पहले यदि किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है, आज वो बेची जा रही है, उत्पादन जिस वर्ष हुआ उस वर्ष के वित्तीय वर्ष की गणना करते समय हम राष्ट्रीय आय में उसे जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि जिस वित्तीय वर्ष के राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, उसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य ही जोड़ा जाता है। अब देखो आप, इसका अर्थ यह है कि मारुति कंपनी ने 2000 कार का निर्माण किया, 1500 कार 2019 में बिक गया, जनवरी 2019 में, और 500 कार दिसंबर 2019 में बिका। और एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2019 से 30 मार्च 2020। दिसंबर 2019 में बिकी है 500 कार, तो इस वित्तीय वर्ष में बेची गई, तो भी इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उन 500 कारों के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी 2 बार गणना हो जाएगी, क्योंकि जिस वर्ष उसका उत्पादन हुआ उसी वर्ष उसके मूल्य को नेशनल इनकम में जोड़ लिया गया है। इसलिए जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमेशा ध्यान दो, वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य जोड़ा जाता है। जिस वित्तीय वर्ष में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, उसी वित्तीय वर्ष में उस वस्तु की कीमत को, मूल्य को जोड़ा जाता है। फिर एक प्रश्न उठा, सेकेंड हैंड, मान लीजिए मैं एक स्कूटर लिया 2010 में, और 2020 में उस स्कूटर को बेच रहा हूं, तो क्या उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा? तो कहा जाता नहीं, क्योंकि 2010 में जब स्कूटर का उत्पादन हुआ तो उसी वर्ष उसे नेशनल इनकम में जोड़ लिया गया था। 2020 में मैं अपने स्कूटर को बेचूं, चाहे 2025 में अपने स्कूटर को बेचूं, जिस वर्ष उसका उत्पादन हुआ उस वर्ष के नेशनल इनकम में उसकी गणना की जाएगी। इसका अर्थ यह है, सेकेंड हैंड की जो गाड़ियां होती हैं, उनकी खरीद जो बिक्री होती है, उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। फिर एक प्रश्न उठा, जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो क्या गैर कानूनी तरीके से जो इनकम जनरेट की जाएगी उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा? कहा जाता नहीं। जैसे 14 वर्ष के कम उम्र का बच्चा, 14 वर्ष के कम उम्र का बच्चा यदि श्रम देता है, मजदूरी करता है, तो उसकी इनकम को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि बाल श्रम है, और बाल श्रम एक प्रकार का इलीगल है, गैर कानूनी है। वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, ड्रग्स की बात करें, तस्करी, हथियारों की तस्करी, बाल श्रम की बात करें, इनसे जो इनकम जनरेट होती है उस राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान दो इस बात को। इसका अर्थ यह है कि गैर कानूनी तरीके से अर्जित आय को कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। फिर एक प्रश्न उठा कि अब एक चीज सोचो आप, इसमें शब्द क्या है? सेवा का मूल्य। सेवा के मूल्य की बात करें हम लोग, अर्थात आपने किसी को सेवा दी हो और बदले में कोई चीज मिल जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि मैंने किसी को सेवा दी और बदले में पैसा प्राप्त हुआ, तो वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। सेवा का मूल्य,
वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। जैसे मान लिया जाए ए नामक व्यक्ति है, इसने 100 रुपए इनकम जनरेट किया, 100 रुपए। अब सोचो, ये व्यक्ति गया टेम्पो के पास, और टेम्पो, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसने क्या किया, कार या टेम्पो के माध्यम से वह दिल्ली की यात्रा करता है और किराए के रूप में उसने 100 रुपए टेम्पो वाले को दे दिया। ये क्या किया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को इसने 100 रुपए दे दिया फीस के रूप में। डॉक्टर ने क्या किया, वकील के पास गया और उसको 100 रुपए दे दिया। यही एक 100 रुपया मूव कर रहा है। इसने सेवा दी और बदले में 100 रुपया प्राप्त किया। इसने इसको दी, इसने क्या किया, सेवा दी। ध्यान दो इस बात को, अमूल्य प्राप्त किया। टेम्पो चालक डॉक्टर के पास गया इलाज कराने के लिए, उसको फीस के रूप में 100 रुपया दे दिया। इसने क्या किया, वकील के पास गया और वकील की फीस के रूप में 100 रुपया दे दिया। वकील क्या किया, टीचर के पास गया और ट्यूशन फीस दे दिया, 100 रुपया। सेवा का मूल्य है। ये प्रत्येक व्यक्ति सेवा दे रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को सेवा का मूल्य मिलता है उसी वित्तीय वर्ष में, और सेवा के मूल्य को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब यदि राष्ट्रीय आय की गणना करें 100, 200, 300, 400, 500, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय हमारी होगी 500 रुपया सेवा का मूल्य। इसका अर्थ यह है कि आप जो सेवा देते हैं और सेवा के बदले जो कीमत आपको मिलती है वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन यदि कोई चीज आपको फ्री में मिलती है, ध्यान देना, यदि कोई चीज आपको फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, तो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। फ्री में, बिना किसी प्रकार के सेवा दिए, बिना किसी प्रकार की सेवा दिए यदि कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। जैसे मैंने कहा उपहार, हस्तांतरण आय, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे। आप होटल में जाते हैं, वेटर से भोजन मंगाते हैं, भोजन का चार्ज है 100 रुपया, आपने उसको 100 रुपया दे दिया, तो वो 100 रुपया नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, जुड़ेगा। आपने जब भोजन कर लिया तो वेटर को आपने टिप्स दिया 10 रुपया, तो जो टिप्स देते हैं वो गिफ्ट है, वह नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। अरे बात है। दूसरी चीज, पता ये चला आपने अपने मेहमान की सेवा की, मेहमान सेवा की, बदले में आपको मजदूरी मिल गई तो नेशनल इनकम में जुड़ेगा। पर मेहमान जाते जाते आपको 10 रुपया दे गया गिफ्ट के रूप में, तो कभी भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि नेशनल इनकम की परिभाषा क्या है, सेवा का मूल्य। आप सेवा देते हो, अब बदले में जो मिले वह राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। अब सोचो, ये जो उपहार है वह नेशनल इनकम में नहीं जुड़ता है। हस्तांतरण आय का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर इनकम की बात करें, जो बिना किसी प्रकार के सेवा दिए मिले, बिना किसी प्रकार के सेवा दिए यदि आपको आय प्राप्त होती है तो नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। जैसे हमने कहा बेरोजगारी भत्ता, सेवानिवृत्ति, हम पेंशन की बात करें, यह नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। दूसरी चीज, वृद्धावस्था पेंशन, की बात करें, ये नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। किसी बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हस्तांतरण आय है। बेरोजगारी भत्ता,
सेवानिवृत्ति पेंशन, एक व्यक्ति जब सरकार को सेवा देता है तब बदले में उसको वेतन मिलता है, तो वह वेतन राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। पर रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो बिना किसी प्रकार के सेवा दिए मिलती है। चूंकि बिना किसी प्रकार के सेवा दिए मिलती है तो फिर वह नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब है हस्तांतरण आय, गिफ्ट, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि सेवा का मूल्य, जब कोई व्यक्ति अपने घरों में काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए घर में कोई एक व्यक्ति है, किसी कंपनी में 5 घंटे सेवा देता है, नौकरी करता है और बदले में 10,000 रुपये उसको महीने मिलता है, तो सेवा के बदले मूल्य तो वह नेशनल इनकम में जुड़ेगा। लेकिन अपने घर की बाग में जो काम करता है वह नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, घर की महिला है, दूसरों के घर भोजन बनाती है, बदले में उसको 2,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। पर यदि अपने घर में महिला भोजन बनाती है तो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लिया आप किसी पड़ोस के बच्चे को खिलाते हैं, पड़ोसी ने ये कहा भाई मेरे 2 बच्चों को 2-2 घंटे खिलाओ, रोने मत देना, अब बदले में आपको 10,000 रुपया दूंगा। तो आपने सेवा दी, बदले में 10,000 रुपया मिला तो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। पर आप यदि अपने घर के बच्चों को खिलाते हैं तो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। अब एक प्रश्न उठा, किसी वस्तु की गणना 2 बार नहीं की जाती है। मान लिया जाए कंपनी का लाभ, कंपनी का जो लाभ है राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, पर कंपनी लाभ का हिस्सा किसी और को देती है। जब लाभ का हिस्सा किसी और को देती है तो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ता है। क्यों नहीं जुड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, ए नामक कोई कंपनी है, इसने 100 रुपया कमाया लाभ के रूप में, लाभ नेशनल इनकम इंक्लूड हो गया। पर ए नामक कंपनी क्या होगी, अपने शेयर होल्डर को इसका शेयर देगी। पता चला बी, सी और डी को इसको 10 रुपया, इसको 20 रुपया, इसको 30 रुपया उसने दे दिया, लाभ का कुछ हिस्सा दे दिया। अब देखो, लाभ का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं लाभांश, डिविडेंड कहते हैं। अब एक चीज सोचो, यदि ये कंपनी लाभ प्राप्त कर चुकी है और लाभ का हिस्सा इनको देगी, तो जो लाभ का हिस्सा लाभांश है, लाभांश को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि पहले ऑलरेडी जुड़ चुका है। यदि लाभांश को भी, जैसे 100 रुपया लाभ कमाया, उसका 10 रुपया बी को दिया, 20 रुपया सी को दिया, 30 रुपया डी को दिया उसने, यदि इससे भी जोड़ा जाएगा, ऑलरेडी ये पैसे इसमें जुड़ चुके हैं पहले, तो किसी वस्तु की 2 बार गणना हो जाएगी। जबकि राष्ट्रीय आय यह कहता है कि किसी वस्तु की 1 से अधिक बार गणना नहीं होनी चाहिए। इसलिए लाभांश को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, परंतु लाभ को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। ध्यान देना, प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा, डिविडेंड को नहीं जोड़ा जाता है। जो शेयर है, डिवेंचर है की बात करें, इनकी खरीद जो बिक्री होगी वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उससे संपत्ति का सृजन नहीं होता है। शेयर पर जो लाभ प्राप्त होता है, लाभ, वह भी राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता है। पहली चीज देखो आप, इसका अर्थ यही है हमेशा कि राष्ट्रीय आय में उस वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य जुड़ता है। इसका अर्थ है मध्यवर्ती वस्तु राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, सेकेंड हैंड की चीजें राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगी, उपहार भी नहीं जुड़ेगा, एक व्यक्ति अपने घर में काम करता वो भी नहीं जुड़ेगा, हस्तांतरण आय भी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा वो। अब एक प्रश्न उठा, हम जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं
अब ध्यान से सुनना इस बात को। हम जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय से संबंधित दो धारणा है। नेशनल इनकम, दो धारणा। एक है घरेलू उत्पाद, इसको कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद। इसे कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट में कहा जाता है डीपी, इसको कहा जाता है एनपी। ध्यान से सुनने इस बात को। राष्ट्रीय आय से संबंधित दो धारणा है। एक है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद, और दूसरा है राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल। हम प्रोडक्ट की बात करें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ है घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित उत्पाद। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, आपकी घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित जो उत्पाद है उसे कहा जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस उत्पादन में दो चीजें हैं, एक निवासी और दूसरा है गैर निवासी। ध्यान सुने इस बात को। जब घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब बात की जाती है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ क्या है? घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उत्पादित उत्पाद। अर्थात भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, आर्थिक सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन, उसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें चाहे निवासी भूमिका निभाए चाहे गैर निवासी भूमिका निभाए, इसका अर्थ यह है हमेशा कि जो घरेलू सीमा है इसके अंदर जो उत्पादक इकाइयां हैं, उत्पादक इकाइयों द्वारा हम उत्पादन की बात करें, ध्यान से सुने इस बात को, उसे कहते हैं डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये जो उत्पादन हो रहा है उसमें चाहे निवासी भूमिका निभाए चाहे गैर निवासी, इसका मतलब है ये दोनों इसमें सहयोग देते हैं। इसलिए हम जब घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा तो दी जाती है कि आर्थिक सीमा के अंदर निवासियों एवं गैर निवासियों के द्वारा उत्पादन, इसको ध्यान से समझना इस बात को। डोमेस्टिक प्रोडक्ट शब्द है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है घरेलू उत्पाद, का मतलब है आर्थिक सीमा, इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसमें चाहे निवासी भूमिका निभाए
चाहे गैर निवासी। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक सीमा के अंदर निवासी एवं गैर निवासी, निवासी रेसिडेंट, गैर निवासी नॉन रेसिडेंट, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग कि निवासी कहते किसे हैं और गैर निवासी कहते किसे हैं, जिसकी बात हम लोग करेंगे। खुदरा उत्पादन और राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है? अर्जित आय। अब यह जो आय है, ध्यान देना इस बात को, नेशनल प्रोडक्ट एनपी कहते हैं निवासियों द्वारा अर्जित आय। अब ये निवासी चाहे अपनी आर्थिक सीमा में करें चाहे बाहरी आर्थिक सीमा में करें। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वह निवासी, भारत के निवासी, चाहे इंडिया में करें चाहे अमेरिका में करें, अपने डोमेस्टिक या इकोनॉमिक या बाहरी आर्थिक सीमा या दूसरे देश के भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन करें निवासी। अब एक प्रश्न उठा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम आर्थिक सीमा की बात करते हैं। आर्थिक सीमा के अंदर टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उस उत्पादन में चाहे निवासी की भूमिका हो चाहे गैर निवासी की भूमिका हो। और दूसरी चीज, जब नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाती है तो निवासियों द्वारा अर्जित आय या उत्पादन चाहे घरेलू आर्थिक सीमा में हो चाहे बाहरी आर्थिक सीमा में हो। ध्यान देना, चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमिक अपने देश में हो चाहे दूसरे देश में हो। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान दें इस बात को, मान लेता हूं दो लोग हैं, दोनों भारत के निवासी हैं। एक व्यक्ति इंडिया में इनकम जनरेट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अमेरिका में इनकम जनरेट कर रहा है, पर जो अमेरिका में कर रहा है वो भी भारत का निवासी है। तो दोनों की इनकम को जोड़ दिया जाएगा नेशनल प्रोडक्ट में। इस प्रकार देखा जाए, दो शब्द है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। यह एक प्रश्न उठा कि आर्थिक सीमा क्या है, हम किसे कहते हैं आर्थिक सीमा, और निवासी का मतलब क्या होता है। ये दो शब्द हैं। अब पूरा नेशनल इनकम का खेल इन्हीं दो शब्दों पर चल रहा है। देखो आप, हम सबसे पहले बात करें आर्थिक सीमा कहते किसे हैं। यदि आर्थिक सीमा की बात की जाए, या हम घरेलू सीमा की बात करते हैं, आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा की बात करें, ध्यान से समझना इस बात को। किसी देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो उसकी आर्थिक सीमा के तहत आता है। इसका मतलब है इस आर्थिक सीमा में, हमेशा ध्यान दो, वायुमंडल प्लस जल क्षेत्र, जहां ईंधन एवं मछली पकड़ने का अधिकार। ध्यान से समझना इस बात को। हम भारत की आर्थिक सीमा की बात करें तो भारत की आर्थिक सीमा में क्या क्या आएगा। नंबर 1, भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भारत की भौगोलिक क्षेत्र। नंबर 2, भारत भूभाग के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल, मान लेता हूं ये भारत है, भारत के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल वो भी आर्थिक सीमा में आता है, भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको इस तरह देखो आप,
ये भारत है। ये पूरा भारत तो आएगा ही भारत आर्थिक सीमा के तहत। इसके ऊपर के जो वायुमंडल है वो भी भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। इसलिए भारत के वायुमंडल में दुनिया का कोई भी देश बिना अनुमति के एंट्री नहीं कर सकता। भारत सरकार से अनुमति लेनी ही पड़ती है। दूसरी तरफ इसका जो समुद्री क्षेत्र है भारत का, यह लगभग 200 नॉटिकल मील है। वो क्षेत्र जहां मछली पकड़ने का अधिकार है और ईंधन की खोज का अधिकार है, वह भी भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। इसी को कहते हैं सीमा के अंतर्गत जल क्षेत्र। यह जो समुद्री क्षेत्र है यह भी भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। तीसरी बात, इस भारत के अंदर दुनिया के जितने भी दूतावास हैं वो भारत की आर्थिक सीमा में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा मान लिया जाए दिल्ली में यह दूतावास है अमेरिका का, यह दूतावास है अमेरिका का, तो यह अमेरिका की आर्थिक सीमा में आएगा, भारत की आर्थिक सीमा में नहीं आएगा। बेशक भारत के भौगोलिक क्षेत्र में है, पर इस दूतावास पर भारत की संप्रभुता काम नहीं करेगी, भारत का कानून लागू नहीं होगा। यह जो दूतावास है वह दूतावास अमेरिका की आर्थिक सीमा में आएगा और यहां अमेरिकी कानून लागू होंगे। इसका मतलब यह कि इंडिया में स्थित जितने भी दूतावास हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो भारत की आर्थिक सीमा में नहीं आएगी। चौथी बात, विदेशों में जो भारतीय दूतावास है वो भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। जैसे ध्यान सुनिए इस बात को, अमेरिका में भारत का जो दूतावास है वो भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। भारत में जो अमेरिकी दूतावास है वो अमेरिका की आर्थिक सीमा में आएगा। इस प्रकार आपने क्या देखा कि भारत की यदि आर्थिक सीमा की बात करें, घरेलू सीमा की बात करें, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? भारत का भौगोलिक क्षेत्र, पहली चीज। नंबर 2, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तीसरी बात, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, वहां तक जहां तक भारत के नागरिकों को मछली पकड़ने का अधिकार और ईंधन की खोज का अधिकार है। सामान्यतः यह 200 नॉटिकल मील तक का है। इसका मतलब है कि यह स्थलीय भाग से 200 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है वो भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। अगली चीज, विदेशों में जो दूतावास है, भारतीय दूतावास, वो भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। लेकिन भारत में दुनिया के जो दूतावास है वो भारत की आर्थिक सीमा में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि भारत में दुनिया के जो दूतावास है, जिस देश का जो दूतावास है वह दूतावास उस देश की आर्थिक सीमा में आएगा। अब पूरे विश्व के विभिन्न देशों में जो भारतीय दूतावास है वो भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए ये दिल्ली शहर है, ये अमेरिकी दूतावास है। अब मैंने कहा अमेरिकी दूतावास पर, ब्रिटिश दूतावास पर ब्रिटेन का कानून, अमेरिकी दूतावास पर अमेरिका का कानून लागू होगा। पता ये चला एक अपराधी अपराध किया और अमेरिकी दूतावास में एंट्री कर गया। ये सोचो, ये गेट है, पता चले ये गेट है, गेट से 1 मीटर अंदर, 1 मीटर अंदर ये कोई आतंकी ने बम विस्फोट किया, इसके अंदर प्रवेश करके, गेट के अंदर प्रवेश कर गया। अब वहां सोफे पर बैठ के कॉफी पिएगा, हमारी पुलिस बाहर खड़ी रहेगी, देखेगी सामने आतंकी बैठकर सोफे बैठ के कॉफी पी रहा, पर भारत सरकार या हमारी सरकार, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो अमेरिकी दूतावास है अमेरिका की आर्थिक सीमा में आएगा और अमेरिका का कानून अमेरिका की आर्थिक सीमा में लागू होगा। यदि मान लिया जाए पुलिस ने आक्रमण को पकड़ लिया, इसका मतलब है अमेरिकी संप्रभुता का उल्लंघन कर दिया भारत की पुलिस ने, तो तुरंत कार्रवाई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए एक आतंकी दिल्ली में बम विस्फोट करता है और भाग कर जाता है। एक पैर दूतावास के अंदर, गेट, ये जो चारदीवारी है ये गेट है, और एक पैर इसके बाहर है। अब पुलिस ने क्या कि एक पैर पकड़ लिया
और उस पैर को काट दिया, तो जो पैर भारत के हिस्से में था उस पर भारतीय कानून लागू होगा, हम आतंकी को दंड देंगे। और जो पैर अमेरिकी दूतावास में है हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर दुनिया के जितने भी दूतावास हैं वो दूतावास भारत के आर्थिक सीमा में शामिल नहीं होंगे, पर विश्व के विभिन्न देशों में जो भारतीय दूतावास है वो सारे क्षेत्र भारत के आर्थिक सीमा में लागू होंगे, आर्थिक सीमा में आएगा। और ध्यान देना कि आर्थिक सीमा में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वह डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में जो भारतीय दूतावास है उस दूतावास के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा। पहली बात ध्यान दो इस बात को। इस प्रकार आर्थिक सीमा की बात। दूसरा जो शब्द है निवासी, रेसिडेंट की बात करें हम लोग। निवासी कहते किसे हैं? रेसिडेंट की बात करें, ये जो शब्द है, पहली चीज यह आर्थिक अवधारणा है। नागरिक शब्द और निवासी शब्द। नागरिक एक राजनीतिक अवधारणा है, निवासी एक आर्थिक अवधारणा है। निवासी उसे कहा जाता है जहां उसका आर्थिक हित हो। तीन बातें, वहां निवास करता हो, या उसका आर्थिक हित हो, या उसका उत्पादन केंद्र हो। इसका मतलब है हम जब निवासी की बात करेंगे तो पहली चीज निवास करता हो, आर्थिक हित हो, या केंद्र हो, उसे कहते हैं निवासी। तो जो निवासी शब्द है एक आर्थिक अवधारणा है। उस क्षेत्र में निवास करता हो, निवासी का मतलब उस क्षेत्र में निवास करता हो। नंबर दो, उस क्षेत्र में आर्थिक हित हो, और तीन उसका उत्पादन केंद्र हो। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, हो सकता है भारत को जो निवासी हैं भारत के नागरिक ना हो सकता है अमेरिका के अनेक ऐसे नागरिक हों जो इंडिया में निवास करते हो, उत्पादन में भाग लेते हो, पर नागरिक अमेरिका के हैं। इसका मतलब है कि निवासी का नागरिक होना जरूरी नहीं है। भारत का निवासी भारत का नागरिक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सामान्यतः नागरिक निवासित होते ही हैं, पर गैर नागरिक भी भारत के निवासी होते हैं। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, वो पता चला इंडिया में उसका उत्पादन केंद्र है, इंडिया में उसका उत्पादन केंद्र है, तो इंडिया का निवासी कहलाएगा वो। और वो जो उत्पादन करेगा वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ बातें याद रखना है, एक आर्थिक अवधारणा है जबकि नागरिक शब्द एक राजनीतिक अवधारणा है। निवासी का मतलब उस क्षेत्र में निवास करता हो, दूसरी बात उस क्षेत्र में आर्थिक हित हो, और तीसरी बात उस क्षेत्र में उसका उत्पादन केंद्र हो। लेकिन कुछ मानक की बात की गई है, उन मानकों की बात की गई है जिससे निवासी शब्द को क्लियर किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि भारत का हर वो व्यक्ति भारत का निवासी है जो भारत का नागरिक है। दूसरी चीज, जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए विदेश दौरे पर जाता है तो भी भारत का निवासी कहलाएगा। जैसे भारत की कोई क्रिकेट टीम है, मान लेता हूं 7 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे खेलने गई है, तो भारत के निवासी कहलाएगा वो। पर 1 साल से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, 1 साल से ज्यादा
1 साल से कम यदि विदेश दौरे पर जाते हैं तो भारत के निवासी, 1 साल से ज्यादा विदेश दौरे पर जाते हैं तो जिस देश में जाएंगे वहां के निवासी कहलाएंगे। पहली चीज। नंबर 2, मान लेता हूं किसी देश के नागरिक पड़ोसी देश में सुबह जाते शाम को जॉब करके चले आते हैं तो भी उस देश के निवासी कहलाएंगे। जैसे भारत के नागरिक सुबह नेपाल जाते हैं, सामान की खरीदारी करते वापस इंडिया चले आते हैं तो सब के सब भारत के निवासी कहलाएंगे। तीसरी चीज, भारत में स्थित जितने दूतावास हैं उन दूतावासों में काम करने वाले भारतीय नागरिक भारत के निवासी कहलाएंगे। भारत में स्थित जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम करने वाले जो भी कर्मचारी भारत के नागरिक हैं तो भारत के निवासी कहलाएंगे, क्योंकि सुबह जाएंगे ऑफिस, शाम को वापस चले आएंगे। जितनी भी भारतीय गतिमान चीजें हैं उसमें काम करने वाले सारे लोग भारत के निवासी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस में जितने भी कर्मचारी हैं, इंडियन एयरलाइंस कहीं दुनिया में कहीं भी हो, वो अमेरिका में उड़ान भर रहा है, अमेरिका के एयरपोर्ट पर खड़ा है, तो उसमें जो कर्मचारी है वो सब भारत के निवासी कहलाएंगे। जैसे इंडियन एयरलाइंस का पायलट यदि मलेशिया का है, नागरिक मलेशिया का है, पर इंडियन एयरलाइंस में काम करता है तो निवासी भारत का कहलाएगा, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस भारत की कंपनी है। उसमें जितने भी एयर होस्टेस हैं, मान लेता हूं सब के सब ब्रिटेन की हैं, नागरिक हैं, लेकिन इंडियन एयरलाइंस पर काम कर रही हैं तो निवासी कहां के कहलाएंगी? भारत की। इसका मतलब है जब हम निवासी की बात करेंगे तो निवासी और नागरिक शब्द में अंतर होता है। पहली चीज, निवासी एक आर्थिक अवधारणा है। निवासी उसे कहते हैं जो विशेष क्षेत्र में रहता हो और उसका आर्थिक हित वहां छुपा हो। हमेशा ध्यान दो, कुछ मानक हैं, जैसे नंबर 1, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कोई विदेश दौरे में जाता है तो भी उस देश का नागरिक निवासी कहलाएगा जिस देश का नागरिक है। पर 1 वर्ष से ज्यादा विदेश दौरे में जाता है तो जिस देश में दौरे पर जाता है उस देश का निवासी कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भारत में स्थित जितने भी दूतावास हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो काम करने वाले लोग, भारत के लोग भारत के निवासी कहलाएंगे। जितने भी गतिमान चीजें, शिप, प्लेन, उसमें कार्यरत सारे वर्कर्स उस देश के निवासी कहलाएंगे जिस देश का वह शिप है या वो एरोप्लेन है। अब एक चीज हो, ये 2 शब्द, एक शब्द है निवासी और दूसरा शब्द है आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा की बात करें हम लोग। अब ध्यान देना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आर्थिक सीमा के अंदर निवासी और गैर निवासी दोनों का उत्पादन, नेशनल प्रोडक्ट में निवासी द्वारा कुल उत्पादन अर्जित आय चाहे अपनी आर्थिक सीमा में की जाए चाहे किसी दूसरे देश की आर्थिक सीमा में की जाए। ये 2 शब्द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप एक चीज ध्यान देना इस बात को, हम लोग बात कर रहे थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दूसरा शब्द है नेशनल प्रोडक्ट। इसको कहते हैं डीपी, इसको कहते हैं एनपी। आप सोचो,
टोटल जो प्रोडक्शन है उसको कहते हैं जीडीपी, इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल। हम प्रोडक्ट की बात करें, डीपी, एनपी की बात करें, डीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और नेशनल, जी लगा दिया, टोटल कितना हुआ तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं जीडीपी, इसको कहते हैं जीएनपी। तो दो शब्द आया, एक जीडीपी शब्द आया और एक जीएनपी शब्द आ गया। अब देखो आप, अब यहां से खेल शुरू होता है। ध्यान देना, एक शब्द आया जीडीपी और दूसरा शब्द आया जीएनपी। जीडीपी या जीएनपी, अभी दो अवधारणाएं हैं और इनसे 8 कॉन्सेप्ट निकलेगा। इस जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा दो, ग्रॉस कुल, ह्रास टूट फूट, डिप्रिसिएशन, तो एनडीपी आ जाएगा। इसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी में से ह्रास घटा दिया जाए, ह्रास आ जाएगा एनएनपी, मतलब नेट नेशनल। हम प्रोडक्ट की बात करें तो दो शब्द आया, एक जीडीपी और दूसरा जीएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से ह्रास घटा दिया जाए तो आ जाएगा एनडीपी, ग्रॉस में से जहां ह्रास तो नेट शब्द आ जाएगा। जैसे कहा जाता है नेट इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम में से आपका किराया भाड़ा जो खर्च हुआ, अनावश्यक चीजों जो खर्च हुआ, सबको घटा दोगे तो नेट आ जाएगा। यही हाल है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जहां ह्रास घटाया, डिप्रिसिएशन। जैसे मैंने कहा आपकी टोटल सैलरी कितनी भी थी, आपकी सैलरी है 10,000 रुपया, टोटल जो सैलरी है 10,000 रुपये, ग्रॉस सकल कुल सैलरी 10,000 रुपये, लेकिन 10,000 रुपये पाने में आप 2,000 रुपया किराया भाड़ा खर्च कर देते हैं, 1,000 रुपया चाय पानी में खर्च कर देते बाहर, खर्च कितना हो गया 3,000 रुपया। अब 10,000 में से 3,000 रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा 7,000 रुपये। ये आपका नेट इनकम है, ये टोटल इनकम है, ये नेट इनकम है। ये जो 3,000 रुपया हुआ इसी को कहते हैं क्या, डिप्रिसिएशन, ह्रास कहते हैं। ये आपका ग्रॉस इनकम, ये आपका नेट इनकम, ये आपका ह्रास घटा दो तो आ जाएगा नेट इनकम। उसी तरह जीडीपी में से ह्रास को घटाया जाए तो एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी में से ह्रास घटा दिया जाए तो आ जाएगा एनएनपी। अब ध्यान दो, आपके सामने 4 कॉन्सेप्ट आ गया, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, 4 कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है। फिर एक प्रश्न, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट की बात करें, ये होता क्या है, इसी को लेकर 4 कॉन्सेप्ट आया। अब जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी को
हम दो बातें करेंगे, एक फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, और दूसरा मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। हम दो बात करेंगे, फैक्टर कॉस्ट और साधन लागत की बात करेंगे। अब इस फैक्टर कॉस्ट को एफसी मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पर हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी का कैलकुलेशन करेंगे, उसका आकलन करेंगे। अब देखो कैसे आकलन होगा। ध्यान सुनने इस बात को, फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है। फैक्टर कॉस्ट में सामान्यतः पारिश्रमिक प्लस लगान रेंट प्लस ब्याज प्लस जो निगम कर है, ये फैक्टर कॉस्ट में आएगा। एक तो ध्यान सुनो इस बात को, यह साधन लागत है। एक कंपनी जब किसी वस्तु का उत्पादन करती है, कंपनी जब किसी वस्तु का उत्पादन करेगी तो स्वाभाविक है कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा तो उन्हें वेतन देगी, पारिश्रमिक प्लस लगान रेंट प्लस उसने बैंक से लोन लिया तो ब्याज, इस सबको जोड़ दिया जाए तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत की बात करें, इतनी चीजें इंक्लूड है। अब एक प्रश्न उठा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बेसिक डिफरेंट क्या है, इनमें एक रिलेशन क्या है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, साधन लागत का मतलब होता है जो उत्पादन मूल्य है। यदि फैक्टर कॉस्ट की बात करें हम लोग और मार्केट प्राइस की बात करें, ध्यान से सुनने इस बात को, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की हम बात करें, जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो मार्केट में आता है, पर जब मार्केट में आता है उस पर टैक्स लग जाता है। टैक्स, इसका मतलब है फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स को, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। यह है मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, समानता जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो उत्पाद शुल्क होता है, या हम ये कहें उत्पादन जो कर होता है। तो फैक्टर कॉस्ट में यदि उत्पादन कर को जोड़ दिया जाए तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। मार्केट प्राइस, इसमें ये जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसका मतलब ये है, दोनों रिलेशन, इसका मतलब ये है मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस अप्रत्यक्ष कर को कहा जाता है उत्पाद शुल्क, यह कहा जाए उत्पादन कर। तो मार्केट प्राइस में से यदि इसे घटा दिया जाए तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ। अब एक प्रश्न, अनेक ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम बात करें, ध्यान से सुने इस बात को, अनेक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब मैंने कहा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मान लिया जाए यह उत्पादन लागत है,
यह बाजार मूल्य है। जैसे सिलेंडर की बात करें, गैस का सिलेंडर, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, आपको मिलता है 400 रुपये में, लागत कितना है 800 रुपया में। अरे बात है। जैसे मान लेता हूं गैस का सिलेंडर है, ध्यान देना, गैस का सिलेंडर की लागत है 800 रुपया, आपको मार्केट में मिल रहा 400 रुपये में। इसका मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अरे बात है। आप सोचो, इसका मतलब है यदि गवर्नमेंट सब्सिडी 400 रुपये दे रही है, सब्सिडी 400 रुपया दे रही है, इसका मतलब है यह फैक्टर कास्ट हुआ। इसमें यदि सब्सिडी घटा दी जाए तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, फैक्टर कास्ट में से सब्सिडी घटा दी जाए तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। और यह आपका प्रत्यक्ष कर है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान देना, अब सब्सिडी को लेके चलो, आप इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड किया, सब्सिडी को घटा दो तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। या हम ये कहें इसमें सब्सिडी को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कास्ट आ जाएगा। पर एक प्रश्न उठा, फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस दोनों इक्वल कब होंगे, जब सब्सिडी जीरो हो जाए, इनडायरेक्ट टैक्स जीरो हो जाए। जब दोनों जीरो हो जाएंगे तो फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस दोनों इक्वल हो जाएगा। सारी बात है। या मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स हमने जीरो कर दिया, सब्सिडी जीरो कर दिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट। अब हम इसी मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट पर हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी की कल्पना करेंगे। अब ध्यान देना इस बात को, अब देखो आप, जीडीपी, मार्केट प्राइस, जीडीपी, फैक्टर कास्ट, पूरी बात ध्यान देना इस बात को। हर चीज का मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट की बात करें हम लोग, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कास्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस और एनएनपी फैक्टर कास्ट। ये 8 कॉन्सेप्ट है। जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कास्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कास्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कास्ट की हम बात करें। अब एक प्रश्न, इन दोनों में रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना इस बात को। इस मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए, प्लस सब्सिडी जोड़ दी जाए तो जीडीपी फैक्टर कास्ट आ जाएगा। सेम में सबसे पहले यही किया जाए, सेम कंडीशन, अब ध्यान से सुनो इस बात को। जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट। जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू जीएनपी फैक्टर कास्ट। ध्यान देना, ये जो अप्रत्यक्ष कर है इसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क या उत्पादन कर की बात करते हैं। एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कास्ट। अब बात करें एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कास्ट की हम बात करें। अब ध्यान से सुनो इस बात को।
पहली चीज। फिर हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था, इस मैप में देखो आप, जीडीपी में से ह्रास को घटा दिया जाए, एनडीपी आ रहा है। जीएनपी में से ह्रास को घटा दिया जाए तो एनएनपी आ गया। इसका मतलब इनमें एक रिलेशन होगा, इनमें भी एक रिलेशन होगा। इसका मतलब यही हुआ। अब इस रिलेशन को देखेंगे हम लोग। इसको देखो आप, यदि ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पहला प्रश्न कि जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कास्ट कब इक्वल होंगे? कब इक्वल होंगे? ध्यान सुने इस बात को। जब ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। पर यदि हम जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट, एफसी की बात करें हम लोग, इसको ध्यान से समझना है इस बात को। मान लिया जाए कि गवर्नमेंट इसको बढ़ाती चली जा रही है, इसको जीरो कर रही है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। इसको इस तरह देखें हम लोग, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी जीडीपी फैक्टर कास्ट की बात करें हम लोग। मैप में देखो, मैंने कहा दोनों जीरो हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि ये जीरो हुआ तो स्वाभाविक है जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट। पर यदि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाए, ध्यान देना इस बात को, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो गया तो स्वाभाविक है जीडीपी मार्केट प्राइस ग्रेटर देन जीडीपी फैक्टर कास्ट। यदि ये ज्यादा हो जाए, सब्सिडी जीरो हो जाए, जैसे ये ज्यादा होगा और सब्सिडी जीरो होगा तो ध्यान दो, इसमें से ये घटा रहे तब तो ये आ रहा है। ये जितना ज्यादा होगा तो जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रेटर देन, इससे बड़ा है जीडीपी फैक्टर कास्ट। मान लिया जाए कि जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर ये जीरो हो गया। इसको इस तरह समझो आप, इसको यहां देखो आप, हमने कहा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कास्ट। मान लिया जाए शून्य हो गया, सॉरी ये शून्य हो गया और इसमें वृद्धि हो गई, तब तो जीडीपी मार्केट प्राइस लेस देन जीडीपी फैक्टर कास्ट। इसका मतलब ये है, ये जीडीपी मार्केट प्राइस लेस देन जीडीपी मार्केट प्राइस लेस देन जीडीपी फैक्टर कास्ट। हमेशा यदि दोनों जीरो हो गए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा दोनों शून्य हो गए, दोनों बराबर हो गए। मैंने कहा कि सब्सिडी को जीरो कर दो, अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा दो, तो जीडीपी मार्केट प्राइस ग्रेटर देन जीडीपी फैक्टर कास्ट। इसका मतलब यह, जब गवर्नमेंट सब्सिडी में कमी करती चली जाती है और इनडायरेक्ट टैक्स में वृद्धि होती करती चली जाती है, उत्पाद शुल्क में वृद्धि करेगी, तो जीडीपी मार्केट प्राइस जीडीपी फैक्टर कास्ट से ज्यादा हो जाएगा। पर यदि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो कर दिया और सब्सिडी बढ़ा दी तो स्वाभाविक है जीडीपी मार्केट प्राइस लेस देन जीडीपी फैक्टर कास्ट हो जाएगा। इसका मतलब है जीडीपी फैक्टर कास्ट इससे ज्यादा होगा। कब? जब सब्सिडी बढ़ जाए, ये जीरो हो जाए, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर शून्य हो जाए, तब ऐसा होगा।
बात समझ में आ गई? अब एक प्रश्न, समानता देखा जाए कि मंदी की स्थिति में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स को कम करती चली जाती है और सब्सिडी बढ़ाती चली जाती है ताकि डिमांड बनी रहे। ध्यान देना, मंदी, मंदी का मतलब है बाजार में मांग का कम हो जाना। तो जब मंदी की स्थिति में सरकार क्या करती है, इसको जीरो कम करती चली जाती है, इसको बढ़ाती चली जाती है। जब ये बढ़ेगा, ये कम होता चला जाएगा, तो स्वाभाविक है इन दोनों में जो बड़ा सा गैप है वो कम होता चला जाएगा। जब महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट इसको बढ़ा देती है, इसको कम कर देती है, तो स्वाभाविक है दोनों में गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी हम फैक्टर कास्ट की बात करते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। ठीक उसी तरह यहां हम बात करते हैं अब इसको देखो आप, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस हरास इज इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी फैक्टर कास्ट माइनस हरास इज इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कास्ट। जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस हरास इज इक्वल टू एनएनपी मार्केट प्राइस। और एनएनपी जीएनपी फैक्टर कास्ट माइनस हरास इज इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कास्ट की बात करें हम लोग, इसका मतलब ये है हरास को घटाएंगे तो नेट आ जाएगा। आगे चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।